साथ साथ आहार विहार का ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो औषधियाँ दी जाती हैं उनका असर बढ़ जाता है। नए रोगों में शरीर तंत्र में नए रोग अधिक गड़बड़ी नहीं करते, मतलब जो एक्यूट डिसीजेज होती हैं वो ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाते। अगर उनको आराम से निकाल दिया जाए तो बीमारियां कम पैदा होती हैं। कई बार रोगी पर दो विपरीत अवस्थाएं दिखाई देती हैं। जैसे बुखार में ले लीजिए, बुखार में वो तप रहा है और शरीर अंदर से उसको ठंड लग रही है, यानी बुखार 105 है और अंदर से वो काँप रहा है, तो ये विपरीत अवस्था है। उसको अंदर से ठंड लगना और बाहर से गर्म होना। तो सबसे पहले जो उपचार किया जाएगा उसकी ठंड का उपचार किया जाएगा, उसको ठंड लगनी बंद हो जाएगी, उसके बाद हम उसका बुखार उतारेंगे। अगर हम पहले बुखार उतारेंगे तो बेचारा ठंड से ही मर जाएगा, खाने हानिकारक होता है। तो जो चीज़ अंदर है पहले उसे निकाला जाएगा। औषधि का मात्रा का निर्धारण कैसे होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि रोग दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमने औषधि का चयन कैसे करना है, पॉजिटिव रोगों में नेगेटिव डोज दी जाएगी और नेगेटिव रोगों में पॉजिटिव डोज दी जाएगी। और जब आपको समझ में ना आए कि क्या देना है तो न्यूट्रल डोज दी जाएगी। बस यही सिद्धांत है। न्यूट्रल में यही होगा कि थोड़ा सा टाइम लेगा सर। न्यूट्रल में ये नहीं, न्यूट्रल में ये होगा कि रोग को आगे बढ़ने से रोक देगी और आपके आगे एक पॉजिटिव या नेगेटिव कंडीशन खड़ी कर देगी। उसके अनुसार फिर आप उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि कई बार पेशेंट आते हैं, पेशेंट बताने की स्थिति में नहीं होते, या कई बार रोग मिक्सचर में आ जाते हैं, तो डॉक्टर के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसको कौन सी दवाई दी जाए। ऐसे केस में क्या होता है कि हम न्यूट्रल मेडिसिन उसको दे देते हैं। 2 दिन 3 दिन 5 दिन के अंदर वो बता देता है, या तो उसे आराम आता है या रोग बढ़ जाता है। रोग बढ़ गया है तो नेगेटिव डाइल्यूशन में ले जाएंगे, रोग घट गया है पॉजिटिव डाइल्यूशन में ले जाएंगे। तो स्थिर करने के लिए न्यूट्रल होते हैं। इसको हटाऊं क्योंकि इसके अंदर बस इतना ही था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। जब रोग होता है, रोग तीव्र अवस्था में हो, तो दवा का इस्तेमाल जल्दी जल्दी करना चाहिए एक्यूट कंडीशन में। हाँ, अब जैसे मान लीजिए किसी का शाइटी का पेन उठा और उस पर हमने दवाई अपनी लगाई और लगाने के बाद उसने कहा जी मुझे अभी आराम नहीं आया, दोबारा लगाइए। उसने कहा अभी भी नहीं आया, दोबारा लगाइए। यानी हर 2-2 मिनट 3-3 मिनट बाद लगाते रहिए आराम आने तक। दवा का काम है आराम देना, पूरी मात्रा में जाएगी आराम देगी। अगर हम उसे लगा दें, ले भाई एक बार लगा दिया अब कल आइए लगाने, या 4 घंटे 5 घंटे बाद लगाइए, उसे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो एक्यूट कंडीशन में दवा का इस्तेमाल बहुत जल्दी जल्दी होता है। क्रॉनिक कंडीशन में दवा का इस्तेमाल दिन में 1 बार या 2 बार किया जाता है, और डीजनरेटिव कंडीशन में महीने में 1 बार 1 डोज दे दो काफ़ी है। इस तरीके से हमें अनुमान लगाना होता है कि बीमारी कितनी गहराई में है। जितनी गहराई में बीमारी होगी डोज उतना कम होगा, रिपीटेंस उतनी कम होगी। अगर हम रिपीटेंस बढ़ा देंगे असर आना कम हो जाएगा। सर ये व्हाट इज दिस S1 लास्ट सर ये हमारी रेमेडी का नाम है, मैं अभी आ रहा हूँ इसमें। ठीक है। इलेक्ट्रोपैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं की मात्रा, इसको इलेक्ट्रोपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों बोलते हैं, बहुत सूक्ष्म होती है, यानी बहुत कम होती हैं दवाइयाँ इसमें, नाम को दवाइयाँ होती हैं, पर इनका जो असर है वो एलोपैथी से भी बहुत तेज़ होता है। परंतु यदि रोगी का आहार विहार इसमें जोड़ दिया जाए तो दवा अपना अधिकतम प्रभाव दिखाती है। प्रभाव हम कल देख चुके हैं। S1 की क्षमता है कि ये उग्र से उग्र औषधि के प्रभाव को नष्ट कर सकती है। सर आहार विहार में कैसे, खाने पीने की किसी भी चीज में डाल सकते हैं? नहीं, उसका खान पीन सुधारना है। थोड़ी देर पहले बताया था ना, खान पीन में परिवर्तन लाना चाहिए। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को बुखार है और वो गरिष्ठ भोजन खा रहा है, दवाई के साथ जो हमें किस तरह से भोजन करना है रोगी के लिए, वो पता होना चाहिए। तो अगर वो आपको पता है तो दवाई बहुत तेज़ी से काम करेगी, अगर नहीं पता तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं कर पाएगी दवाई, क्योंकि वो खाना उसके असर को रोकता रहेगा। तो दारू पी रहा है, पहले उसकी दारू बंद करवाना, बोलो उसको भाई ये थोड़ी कम कर, दवाई ले। नहीं सर, नहीं तो दवाई के साथ लेगी। सर ये दवाई ऐसी है, दारू में डाल के पिला दोगे तो उल्टी कर देगा, अभी वो पी नहीं पाएगा। अब हम आते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो दवाएं हैं उन्हें मुख्य रूप से 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। नंबर 1 स्क्रोफोल्सो। स्क्रोफोल्सो के 2 ग्रुप्स हैं, स्क्रोफोल्सो और लिम्फेटिको। उसके बाद एंजाइटिको, इसके 4 ग्रुप हैं, एंजाइटिको, फेब्रिफ्यूगो, पेक्टोरोल और वर्मीफ्यूगो।
उसके बाद कैंसरोज हैं, इसमें दो ग्रुप हैं, कैंसरसो और वेनीरियो। पहला ग्रुप का नाम सेम रहेगा, देखिए स्क्रोफोल्सोस, बस यहाँ पे ज लगेगा, यहाँ पे स लगेगा। एंजाइटिकोज, एंजाइटिको, सेम ग्रुप की रेमेडी है, सेम नाम से है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक ही ग्रुप है, इसमें बिजलियाँ होती हैं, ठीक है। अब स्क्रोफोल्सो जो है लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करती है। लिम्फेटिको जो है ये बेसिक रूप से केवल और केवल लिम्फेटिक सिस्टम पे ही काम करती है। ये ब्लड के थ्रू काम करती है, लिम्फ के थ्रू काम करती है। एंजाइटिको ब्लड की रेमेडी है, ब्लड पे काम करती है। फेब्रिफ्यूगो बुखार, शरीर की गर्मी, टेम्परेचर, नर्वस सिस्टम पे काम करती है। पेक्टोरोल जो है ये हमारे लंग्स, ब्रोंकाइल और ये हार्ट रीजन पे काम करती है, ये बॉडी के कफ को मेंटेन करती है। और उसके बाद वर्मीफ्यूगो ये शरीर में कहीं पे भी कीड़े हों, वर्म्स हों, उनको निकालने का काम करती है। उसके बाद कैंसरसो है, ये हमारी टिश्यू रेमेडी है। यदि किसी भी शरीर के पार्ट में, अंग में परिवर्तन हो जाता है, वो अपने आकार प्रकार में बड़ा या छोटा हो जाता है, तो कैंसरसोस ग्रुप दिया जाता है। और वेनीरियल डिसीजेस यानी डिजेनरेटिव कंडीशंस जो होती हैं, सेक्स डिसीजेस जो होती हैं, उनमें काम करती है। और जो बिजलियाँ हैं ये बहुत तीव्र हैं, एक तरफ ये सारी चीज़ें हैं और एक तरफ वो हैं, वो केवल 5 है संख्या में, 6 टोटल, हम 5 ही बोलते हैं उनको, टोटल 5 हैं। उनका असर ऐसा है, आप खाने में लें या लगाने में लें, तुरंत असर रखती हैं और जादू की तरह असर रखती हैं। पेन वगैरह हर दवाई के इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए उसमें वो डाली जाएंगी, बिना उसके दवाई में ताकत कम होती है, वो डालते ही दवाई की ताकत को 4 गुना 10 गुना बढ़ा देती है। सर थोड़ा सा मैं सर से चाहूँगा ये थोड़ा सा बताएं। हालांकि हमने जो बनाई है वाइट एनर्जी के बारे में जो बनाया है, वाइट एनर्जी बिजलियाँ ही हैं, लेकिन उसमें हमने उसको थोड़ा तोड़ा है ताकि प्रॉपर बिजली अपना असर ना दिखा पाए। बिजली असर दिखाएगी तो बहुत तेज़ दिखाएगी, जैसे बिजली का करंट होता है, आप छूते ही एकदम झटका मारती है, ऐसा असर रखती हैं ये दवाइयाँ। तो आपने पर्सनली इसका इस्तेमाल किया है, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा उसको बताएं। मैंने तो किया इसका इस्तेमाल और बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअल में बिजली है। मैं तो 2-4 दिन लेने के बाद मुझे स्टॉप करना पड़ गया। मैंने तो डॉक्टर साहब से भी कहा था, मैं तो 1-2 बूंद ले ली कल परसों, तो उसके बावजूद भी मेरा बॉडी में ना स्टिफनेस सी आ गई, एकदम से जकड़न हो गई, उल्टे जगह में एनर्जी बढ़नी है, वो लगता है इतनी ओवर हो गई कि बस अब कंट्रोल में नहीं आई। हाँ, ओवर कंट्रोल उस पे चली गई। तो कहने का मतलब ये है इनका इतना तेज़ असर है, ये सबसे तेज़ है। एक तरफ सारी दवाइयाँ हैं और एक तरफ ये 5 बिजलियाँ हैं, हर चीज़ हर बीमारी का इलाज है वो, लेकिन उसके लिए बहुत गहरी एजुकेशन चाहिए। कैंसर में ये यूज़ करेंगे कैंसरसो, नाम भी इसका वही है ना। दवाइयाँ सारी चलेंगी पर बेस इसका बनेगा। हम इसमें से किसी एक बेस को चुनते हैं। अगर आपको मान लीजिए हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, तो हार्ट कहाँ आता है, एंजाइटिको ग्रुप में, तो एंजाइटिको की रेमेडीज़ चुनी जाएंगी, बाकी सपोर्टिव रहेंगी। कैंसरसो में जा रहे हैं तो कैंसर की चुनी जाएंगी, बाकी सपोर्टिव रहेगी। पेट खराब है, स्क्रोफोल्सो चुनी जाएगी, बाकी सपोर्टिव रहेंगी। लिम्फ खराब है, लिम्फेटिको चुनी जाएगी, बाकी सपोर्टिव रहेंगी। तो यानी इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पर उसके लिए हमें बेसिक दवाओं की खूबियाँ और उनके कार्यों को पता होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी आएगा जब हमें ये अच्छी तरह पता होगा कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं। दूसरा एक्सपीरियंस दिनेश जी का है इलेक्ट्रिसिटी का, इनका भी WE का ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने वहाँ पढ़ाया था, मैंने 2 चीज़ें बोली थी, आप WE इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे सॉफ्ट रेमेडीज़ हैं। उसके बाद जो ग्रीन, ब्लू और रेड है, उनका इस्तेमाल भूल के भी मत कीजिएगा बिना कंसल्टेशन के, क्योंकि वो पूरी तरह से तेज़ है। हालांकि मैंने उनको ब्रेक किया है, पर फिर भी उनमें उनकी ताकत बाकी है। दिनेश जी क्या रहा? सर बहुत अच्छा रहा है मेरा तो एक्सपीरियंस। अभी तो मतलब जैसे लॉकडाउन वगैरह हुआ था तो माइंड बहुत अपसेट था, तो जब वाइट एनर्जी लेने लगा था तो मतलब रिलैक्स फील कर रहा था, और काफ़ी ये था कि भाई हाँ ठीक है, चलो चलता रहता है, होता रहता है, चलता रहेगा, बस आगे समय अच्छा आएगा। मतलब ये वाली फीलिंग्स थी। पहले जब लॉकडाउन से निकला था तो उस टाइम पे ये था यार पता नहीं कितना लंबा चलना है, अभी इसने कब तक खाली बैठना है, मतलब उल्टे सीधे विचार आते थे। मगर वाइट एनर्जी लेने के बाद वो खत्म हो गए थे। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों की वाइट एनर्जी में मिक्सिंग थी, उनको तोड़ा हुआ था। अब मैं वो बताने जा रहा हूँ जो एक दिन में असर रखती है। बी दी थी ब्लीडिंग के लिए। अच्छा, पायल्स वाली। उसके लिए तो ये है कि वो पायल्स हुई थी, जिसमें कि जो मैंने उस वक्त ली थी, तो वो एक दिन के अंदर ही मेरी जो ब्लीडिंग्स वगैरह होती थी वो पूरी कंट्रोल में आ गई थी, बंद ही हुई थी।
मात्र 1 दिन में। और 1 दिन तो इसलिए क्योंकि इन्होंने खाई, अगर वही चीज़ हम बार बार खिलाते तो मात्र 1 घंटे में वो ब्लीडिंग बंद करा देती। कौन सी वाली? BE, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रीन का एक और बता देता हूँ। अभी एक और मेरा फ्रेंड है, मतलब मेरा डायरेक्ट फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड के थ्रू फ्रेंड है। ये ब्लू हो गया। ये ब्लू हो गया। अब मैं आपको ग्रीन का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। उसके हिप जॉइंट पे दाने निकले मवाद वाले, और जहाँ वो लग रहे थे वो दाने और निकालता जा रहा था। पहले उसने एलोपैथिक ली, उसे आराम नहीं मिला, फिर उसने मेरे पास आया, उसने मुझे बताया। मैंने कहा ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी ले जा, दाने पे डालनी भी है और पीनी भी है। सारे दाने 3 दिन के अंदर उसने सुखा दिए। एलर्जी उस टाइप की कुछ हो शरीर में तो उससे आराम मिल सकता है। हाँ जी, एलर्जी वगैरह इस टाइप का कुछ, इंस्टेंट। खारिश वगैरह, हाँ हाँ, इंस्टेंट। तो इससे जी जी जी। तो उसके घाव थे जो सूख नहीं रहे थे, 3 दिन के अंदर सारे घाव सूख गए। पहले वो बैठ भी नहीं पा रहा था, अब वो आराम से बैठ रहा है। तो ये एनर्जी इसका इफेक्ट है, इतनी तेज़ी से काम करती हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि शीशी के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है और उसमें क्या क्या ताकत है और ये क्या क्या काम करने वाली है। जैसे शुगर का कोई पेशेंट हो जाता है सर, हाई वाला है, तो उसकी कोई भी अगर कहीं कुछ लग गया तो वो जल्दी उसके घाव भरते नहीं। सर हमारी जी बहुत अच्छा काम करती है, घाव भरवा देती है। ग्रीन वाला। हाँ जी, चलिए आगे करें। सर सिरोसिस के लिए भी फिर बिजलियाँ ही काम करेंगी? नहीं, सिरोसिस में आपके ये चलता है स्क्रोफोल्सो ग्रुप। ये बेसिकली स्किन इन्फेक्शंस होते हैं सिरोसिस, जिसमें स्किन में या तो ऊपर से अंदर की ओर इन्फेक्शन जा रहा है या अंदर से ऊपर की ओर आ रहा है। तो उसी के अनुसार रेमेडी का चयन होगा। अगर ऊपर से अंदर की ओर जा रहा है तो S5, जो अभी रेमेडी बताऊंगा, S5 चुनी जाएगी। अंदर से ऊपर की ओर आ रहा है तो S3 चुनी जाएगी। तो सर ये पता कैसे चलेगा? पढ़ाई है, पढ़िए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? एक्सपीरियंस है, अनुभव। जब आप ट्रीटमेंट करने लगते हैं आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। वो आई थिंक वो ये हो सकता है, खसाब बता देंगे, नीचे की तरफ जाएगी तो ऊपर सूखा। वो जैसे अनुभव कल मैंने आपको बताया कि जीभ देखने से आपको ये पता लगता है कि सूजन ये है, तो ऐसे ही जब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें खुलती हैं। अब स्क्रोफोल्सो ग्रुप क्या है? इसमें टोटल 8 रेमेडीज़ होती हैं, जिसको S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11, S12 के नाम से जाना जाता है। जो बीच के नाम रह गए हैं जैसे S4, S7, ये मिश्रित औषधियाँ हैं। इनका प्रयोग लगभग नहीं किया जाता क्योंकि मैं दवाइयाँ बनाता हूँ तो मैं उनका मिश्रित का प्रयोग नहीं करता, तो मैं सीधा कंपाउंडिंग ओरिजिनल से करता हूँ। मिश्रित प्रयोग अगर है तो यूज तो होती है सर मिश्रित जो है वो डायरेक्ट पेशेंट के लिए दे दी जाती हैं। जैसे अब आपका जो S4 है उसका मिश्रण है, वो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो वो ट्रीटमेंट में यूज़ होंगी। तो मैंने उन पे मिश्रित दवाइयों पे कभी काम ही नहीं किया। जब मेरा काम सिंगल से चल जाता है तो मैं क्यों मिश्रण बनाऊँ, तो मैं अपने अनुसार ही दवाई बनाता हूँ। तो इसमें 8 औषधियाँ हैं और ये चय अपचय यानी आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करती है। मेटाबॉलिज्म हमारे कितने तरीके के हैं? 7 तरीके के। कौन कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन 7 में कहीं पे भी पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं तो स्क्रोफोल्सो ग्रुप काम करेगा। उसके बाद लिम्फेटिको है। जब भी लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए, जैसे लिम्फेटिक नोड, लिम्फ का जाम हो जाना, ब्रेस्ट कैंसर, कोई भी प्रकार का कैंसर, तो लिम्फेटिको का इस्तेमाल किया जाएगा। देन एंजाइटिको है। ये हमारे जब भी ब्लड से संबंधित ऑर्गन्स पे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हार्ट, लिवर, लिवर नहीं, हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गई, बोन मैरो हो गई, ठीक है, जो ऑर्गन है ब्लड बनाने वाले और जिसमें चलता है, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गए और कैपिलरीज हो गई। इनमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एंजाइटिको ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टोटल 3 औषधियाँ हैं, A1, A2, A3। इनके नाम बहुत आसान है, 1, 1, 2, 3, 11 और 1, 12, 8, 4, 12। इसके बाद फेब्रिफिको है। इसमें केवल 2 औषधियाँ होती हैं, 1 और 2। 1 का इस्तेमाल खाने में किया जाता है और 2 का इस्तेमाल लगाने में किया जाता है, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम पे काम करती है बॉडी के। उसके बाद पेटरोल है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है। रेस्पिरेशन संबंधित जब भी दिक्कतें आएंगी P ग्रुप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 4 औषधियाँ हैं, P1, P2, P3, P4। जो आपने देखा होगा आजकल एक कॉमन समस्या हो रही है हाइपोक्सिमिया की। इसमें क्या होता है, सांस लेने पे सांस फूलने लगती है, ज़्यादा चल लो, सीढ़ियाँ चढ़ लो, सांस फूलती हैं। तो इसमें एक औषधि है P2, बहुत अच्छा इफेक्ट रखती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो, लेडीज़ है तो P3, जेंट्स है तो P1। इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है। वर्मीफ्यूगो है। इसमें 2 औषधियाँ हैं, वर्म 1, वर्म 2। वर्म 1 खाने में इस्तेमाल की जाती है, वर्म 2 लगाने में इस्तेमाल की जाती है। कैंसरसो है,
इसमें 10 औषधियाँ हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15, C17। ये आपकी बॉडी के सारे टिश्यूज़ और ग्लैंड्स को कवर करती हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया तो C13 है, पेट का ग्लैंड हो गया कोई, जैसे आपका मणिपुर चक्र खराब हो जाता है तो आप C15 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटल प्रॉब्लम आ गई है तो C17 का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आजकल पीसीओडी की काफी प्रॉब्लम हो रही है, यूट्रस से रिलेटेड पीसीओडी और पीरियड्स में छोटे छोटे बच्चों में भी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो रही वो है। वही है, चिंता भय वो सब दिया ना उस दिन मैं बता रहा था आपको, जेनेटिक वो क्या बोल रहा हूँ वो यही है। मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि बच्चों में आजकल अपना आगे का मेरा फ्यूचर क्या होगा कैसे, वो चीज़ ज़्यादा है। वो इतने डरते हैं ना, इतनी उनका चिंता। इसमें C13 लगेगी। घर से भी कुछ मतलब पैसा नहीं है तो वो उसी वजह से होगा। मतलब जैसे नॉर्मल जो होना चाहिए वो नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली पैनिक जो सर बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग पैनिक हो चुके हैं, उसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए हैं। अब हार्मोनल डिसबैलेंस को आप दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए लाइफस्टाइल ही है। दवाइयाँ सपोर्टिव हैं, जो पर्टिकुलर कंडीशंस आ रही हैं उनको बदलने के लिए, पर ये ठीक होती हैं, हो जाए और पीसीओडी में भी यही ठीक। दिक्कत है, पूरा पूरा महीना चलती रहती है। ठीक हो सकती हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए लोगों को विशेष रूप से उस बच्चे को जागरूक होना ज़रूरी है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लाइफस्टाइल भी है ना अपना वो। सर लाइफस्टाइल तो मेन है, वो बदल गया तो सब बदल गया। इसका एक कारण और है कि महिलाओं को पुरुषों की तरह सोचना और पुरुषों का महिलाओं की तरह सोचना ये सबसे पीसीओडी का सबसे बड़ा कारण है, पीसीओडी पीसीओएस का। क्योंकि वे लड़का बनने की ठीक है। कोशिश करता है, वे लड़की बनने की कोशिश करता है। सही बात है। नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। लड़के जो है लड़कियां बनने के बड़े बड़े बाल रखेंगे, मूछें कटा लेंगे, वो पहन के, लड़कियां के आगे पूरी मजाक नहीं है। चलिए सर प्लीज़ नीचे तक। आगे चलते हैं। इसके बाद वेनीरियो है, ये रतिज यानी सेक्सुअल डिसीज़ और पैथ्रिक यानी डिजनरेटिव डिसीज़, दोनों पे काम करती हैं। इसमें कुल एक ही औषधि होती है। इसके बाद इन औषधियों के अतिरिक्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 5 बिजलियाँ हैं जिनके 5 अलग अलग काम है। सफ़ेद बिजली, वाइट इलेक्ट्रिसिटी, ये नर्वस सिस्टम पे अपना इम्पैक्ट रखती है, रिजल्ट आपको सुन चुके हैं। उसके बाद ब्लू बिजली, ये शरीर में जो हमारा ब्लड वेंस का सिस्टम होता है उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट रखती है, यानी ब्लड पे, आर्टरीज पे, वेंस पे अपना इफेक्ट रखती है। और ये एक ऐसी रेमेडी है जो बहती हुई चीज़ को, चाहे पानी हो चाहे खून हो, रोक देगी, जमा देगी उसको, नीली वाली। उसके बाद हरी बिजली है, ये पीड़ानाशक है, पेन किलर है। पूय श्राव निसारक, यानी जो फ्लूट्स बन जाते हैं, जो पस वगैरह बहती है उसको सुखाती है। घाव भरने वाली, संक्रमण ख़त्म करने वाली, मस्से और ट्यूमर सुखाने वाली रेमेडी है। ये बहुत ड्राई होती है, बिना वजह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत तीव्र रेमेडीज़ हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इसके बाद लाल बिजली है, ये ऐंठन, कब्ज, मितली, मलबंधता, वाताजूषणता, कृमिनाशक और वात सूत्रों यानी नर्वस सिस्टम को बल देने वाली है। इस औषधि का प्रभाव जो है वो बेसिकली स्नायु संस्थान यानी नर्वस सिस्टम पे, आंतों पे और कार्यवाहक यानी मोटर नर्व्स पे पड़ता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम विशेष रूप से अंगों को फैला देना है। ब्लू का काम है सिकोड़ देना, रेड का काम है फैला देना। सॉरी, ये पीली थी। हाँ, पीली का काम जो है वो शरीर में न्यूट्रलाइज स्थिति को उत्पन्न करना है। और लाल बिजली जो है ये उष्णता, उत्तेजना और बल प्रदान करती है। तो इसका इस्तेमाल लकवे में, नपुंसकता में, वात वेदना में, ब्लड की डेफिशिएंसी होने पर किया जाता है। और एपीपी ये भी एक बिजली है, बट हम इसको मोस्टली गिनते नहीं है। इसको स्किन वाटर बोला जाता है। ये जितनी भी स्किन संबंधी प्रॉब्लम होती है सब पे काम करती है। विशेष रूप से ये चेहरे को सुंदर बनाने का काम करती है। चेहरे पे दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, काले दाग धब्बे, मस्से, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टोटल हमारी रेमेडीज़ जो थी वो ये हैं। ठीक है, अब इनकी थोड़े से डिटेल पे आ जाते हैं। सर ये जो लास्ट वाले मेडिसिन आपने बताई है, ये तो एक तरह से जो पूरा चेहरे को ब्यूटीफाई करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ब्यूटीफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये रक्त दोष को ख़त्म करती है, तब इसका पीने में इस्तेमाल करते हैं। पर क्योंकि ये बिजली है तो बहुत सावधानी से इनका प्रयोग किया जाता है। लिक्विड के तौर पे लेनी होती है, लगाना होता है, कैसे होता है? मोस्टली तो इनका प्रयोग लगाने में ही किया जाता है, लेकिन एमरजेंसी केसेस में हम इनको पिलाते भी हैं। जैसे हमारी जो रेमेडीज़ बन रही हैं
उसमें हम इनके डाइल्यूशंस बना के इनको पिलाने में प्रयोग करते हैं, तो असर जो है दवाई का असर को ये 10 गुना तक बढ़ा देती है, उठाती हैं, मतलब एक बूम करने का काम करती हैं। ब्यूटी पार्लर वाले अब जैसे किसी व्यक्ति का खून पतला है तो उसमें क्या होता है, खून बहता है तो बहता ही रहता है विटामिन के की कमी के कारण, तो उसमें एपीपी पिलाने से ये बहुत जल्दी उसको कंट्रोल करती है। थैलेसीमिया का रोग हो गया, जैसे ब्लड गाढ़ा है, मतलब उसको ब्लॉकेज हो गए हैं, जैसे एक बार कहते हैं कि अब यहाँ पे इन दवाइयों की एक और खूबियाँ बताता हूँ। अगर आप इनका पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव मेडिसिन का, तो ये ब्लॉकेज को बढ़ाएगी। वहीं आप इसके नेगेटिव डाइल्यूशंस में चले जाएंगे तो ये उस ब्लॉकेज को ख़त्म कर देगी। यानी दोनों तरफ काम करती हैं ये। ब्लॉकेज है, किसी को सपोज को एक बार अटैक आ चुका है तो उसको हमें फिर क्या नेगेटिव में नेगेटिव ढूंढना होगा, उसकी बॉडी के लिए सूटेबल कौन सा है, जैसे ही वो मिलेगा उसकी बॉडी की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगी वो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऑपोजिट जाके भी ट्रीटमेंट दे सकते हो कि अगर वो गाढ़ा है तो आप उसमें चले जाओ, ये अपना वाइट और येलो में, वो उसको रिड्यूस कर देंगी। और सेम से भी काम कर सकते हो, दोनों तरीके से काम कर सकते हो। अब ये दवाओं का विवरण है, ये बेसिकली एक बहुत छोटा सा विवरण है जिसके थ्रू आप जान सकते हो आपकी दवाइयाँ क्या क्या काम कर रही हैं। तो S1 जो है वो यूनिवर्सल है, यानी किसी भी केस में लगाई जा सकती है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो गुण है वो है विष निवारकता। ये हर प्रकार के विष को, चाहे वो गैशियस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, शरीर से बाहर निकालती है। उसके बाद है S2, ये हॉलो ऑर्गन की रेमेडी है। जैसे S1 यूनिवर्सल सबके लिए है, ये हस्बैंड की तरह गुस्से वाले काम करती है, वैसे ही S2 जो है सॉफ्ट काम करती है, एक वाइफ की तरह बिहेवियर करती है ये। गलत है हाँ जी, ये गलत बोल रहे हो। क्यों तो उल्टा हो रहा है तो। वाइफ ऑफ सर? आजकल छोड़ दीजिए, जो प्रकृति है वो ये कहती है कि स्त्री हमेशा सहनशील होती है। ये आदमी सेंसिटिव हो रखे हैं। सर उसका कारण ये है कि आदमी स्त्रियों में कन्वर्ट हो रहे हैं और स्त्री पुरुषों में कन्वर्ट हो रही हैं, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। ये हमारे लिए तीसरा सेंसरी ऑर्गन्स पे काम करती है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा में अगर कोई भी समस्या है, स्किन में कोई भी समस्या है, या नर्व्स की, पर्टिकुलर नर्व्स की समस्या हो, नर्व्स में बहने वाली फ्लूइड की समस्या ना हो, नर्व्स श्रिंक हो रही हैं। आपने एक MS नाम की बीमारी सुनी होगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें नसें फट जाती हैं और करंट पास होने लगता है, तो उसके अंदर इस S3 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद S5 है, ये हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन करती है। अगर हीट ज़्यादा हो गई है तो कम करेगी, कम है तो ज़्यादा करेगी। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। S6 जो है किडनी की रेमेडीज़ है, किडनी में किसी भी तरीके का दोष आए S6 का इस्तेमाल किया जा सकता है। S10 डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए है। S11 वोमिटिंग, फियर, इसके लिए है। एक भाई की तरह S10 का साथ निभाती है, यानी जहाँ S10 काम नहीं कर पाती वहाँ S11 देने से वो सारे काम को कर देती है। उसके बाद S12 जो है वो आइज़ की, विशेष रूप से आइज़ की ही रेमेडी है। आइज़ की हर प्रकार की समस्याओं में, मोतियाबिंद वगैरह में काम करती है। पर उसके साथ साथ ये जानना ज़रूरी होता है कि मोतियाबिंद किन कारणों से उत्पन्न हुआ है और उसका डाइल्यूशन क्या बनेगा। अगर हम उसे जान लेते हैं तो इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आँखों का इलाज कर रहे हैं मोतियाबिंद का, और मोतियाबिंद ठीक भी हो रहे हैं। उसके बाद L1 है, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स पे काम करती है और बॉडी को क्लीन आउट करने का काम करती है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स रिमूवल है। चंद्र अंदर से सारे अपने प्रोडक्ट ले आओ, बोतल। सर ये जो आपने आइस वाला बताया, तो क्या ये मतलब चश्मा उतारने में भी काम आती है? कौन सी? आइस वाली जो दवाई आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आती है। चश्मा एकदम उतरेगा, खाली सी से नहीं उतरेगा, और भी कुछ करना पड़ेगा साथ में। सर नहीं, खाली इससे भी उतर सकता है। सही समय पे इसका इस्तेमाल करने से चश्मा उतारा जा सकता है। मैं आपको अपनी बहन का केस बताता हूँ। उसकी आंखों में यहाँ पे खुजली रहती थी और बचपन से उसे समस्या है। देन मैंने जब इस पैथी को किया और इसकी दवाई बना के दी जी, 15 दिन के अंदर उसकी एलर्जी हमेशा के लिए मतलब चली गई है। अब वो ना दवाई डाल रही है ना कुछ है, लेकिन खुजली नहीं है उसको। और उसने कोई हॉस्पिटल आंखों का नहीं है जो उसने छोड़ दिया हो, मतलब सराफ वगैरह सब जगह घुमाई थी, आंखों की खुजली नहीं जाती थी। उसकी दवाई के अंदर S12 के साथ साथ वाई डाली गई थी, C5 उससे उसे ऐसा फ़र्क आया कि अब तक उसे खुजली नहीं है। बीच में कभी कभी रह के 1-2 बार हो जाती है, पर अब वो परेशानी नहीं है जो उसको परेशानी थी। क्योंकि मैं हमारे एक सर और है, तो वो कहते हैं कि 10 दिन के अंदर 60% बच्चों की, जैसे छोटे बच्चों का आजकल लग रहा है 15 साल तक के बच्चे चश्मा, तो वो कह रहे हैं 10 दिन के अंदर 60% आंखें क्लियर हो जाएगी और धीरे धीरे फिर बाकी चश्मा उतर जाएगा। हाँ, हो 10 सकता दिन है। के अंदर 60% आइज क्लियर कर देंगे वो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 या 2 महीने में। एक्चुअली क्या है, अगर वो इलेक्ट्रोपैथ हैं, हाँ, इलेक्ट्रोपैथ है।
वो ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने उस पर रिसर्च करी होगी। मेरा जो मैंने जो MD करी है, मेरा हमेशा फील्ड डाइजेशन का रहा है, क्या खाते हैं कैसे खाते हैं, तो मैं डाइजेशन पे मेरी MD है, तो मैं उसमें तो आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। लेकिन जैसे आंखें हो गई और ये हो गई तो मुझे थोड़ा सा खोजबीन करनी पड़ेगी। तो तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। इलेक्ट्रोपैथी में तो ऐसा असर है, मैं आपको बता नहीं सकता, जादू है ये तो। होम्योपैथी में हाँ, हाँ। 60% हम एकदम हाँ clear कर देंगे। हाँ हाँ हो सकता है। देखो उन्होंने ऐसे डेल्यूशंस ढूंढ लिए हों जो केवल आंखों पे काम कर रहे हैं और इंस्टेंट काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हाँ 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 कर सकते हैं। अब ये है कि भाई वो कौन सा डेल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं, ना तो वो बताएंगे ना हमें पता लगेगा, कोई नहीं बताएगा अपने बारे में। बाकी ये है कि ऐसा हो सकता है। तो सर अगर हम ये कोर्स करते तो हम भी तो ये ढूंढ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, पर कोर्स करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, करोगे तो बिल्कुल मिलेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ वो सब कुछ तो है ही। हाँ देखिए इसमें यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जो सिंगल रेमेडियल उदाहरण है, सिंगल रेमेडी के रूप में काम करते हैं। जैसे S1 है, ये रस प्रकृति के रोगियों पर प्रयोग करते हैं। S2 जो है वो रक्त प्रकृति के रोगियों पर प्रयोग करते हैं। नसें या इंद्रियां कमज़ोर हो जाएं तो S3 का प्रयोग करते हैं। मांसपेशियों की कमज़ोरी के लिए S5 प्रयोग करते हैं। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई थी। इसके बाद आर्टरी की जो A1 है वो आर्टरी की रेमेडी है, ये आर्टीरियल प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। इसमें खून ज़्यादा बनना, कोलेस्ट्रॉल हो जाना, अपना जो HDL LDL में प्रॉब्लम आ जाना, तो ये इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। A2 वेंस की है, वेरिकोज वेंस आज की डेट में कॉमन समस्या है, तो A2 का प्रयोग किया जाता है। A3 ब्लड में किसी प्रकार की समस्या आ जाए, ब्लड ज़्यादा बनता हो, ब्लड ना बनता हो, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो, थैलेसीमिया जैसा रोग हो, A3 का प्रयोग किया जाता है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, A3 का प्रयोग किया जाता है। बलगम बनता हो, P1 का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पुरुषों के लिए P2 ऑक्सीजन देती है बॉडी को और रिपेयर करती है बॉडी की। P3 जो है वो फेलगम यानी बलगम बनाती है और फीमेल कॉन्स्टिट्यूट के लिए बहुत अच्छी है। ये बलगम ख़त्म करेगी P1, ये बलगम बनाएगी। और P4 जो है ये थ्रोट इन्फेक्शन के लिए है, किसी भी प्रकार का गले का इन्फेक्शन हो P4 का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो वर्मी-1 है वो मॉम्स के लिए, कीड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो वर्म-2 है वो एप्लीकेशन में इस्तेमाल करी जाती है, कीड़ों के लिए ही। F1 नर्वस सिस्टम को या वात सिस्टम को इंडिकेट करती है, उसको बैलेंस करती है, और F2 एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद कैंसरसो ग्रुप है। C1 यूनिवर्सल है। देखिए S ग्रुप और C ग्रुप दोनों एक ही हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि S ग्रुप ऑर्गन के फंक्शन पे काम करेगा और C ग्रुप ऑर्गन पे काम करेगा, काम दोनों का एक ही है। अब C1 जो है वो यूनिवर्सल है, बॉडी के नाभि से ऊपर के पार्ट्स के लिए बहुत अच्छी है और विशेष रूप से महिलाओं की समस्त प्रकार की समस्याओं के लिए है। C2 लोअर पार्ट के लिए है, खाली ऑर्गन्स के लिए है और बॉडी के नीचे के पार्ट्स के लिए और मेल के लिए बहुत इफेक्टिव है। C3 सेंसरी ऑर्गन और नर्व स्ट्रक्चर के लिए है, कार्टिलेज के लिए है। जैसे घुटने में कार्टिलेज कम हो जाती है, कुछ होता है, तो इसमें C3 का इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर में मल को रोक के उसे डाइजेस्ट करने का काम करती है। C4 है, हड्डियों का कोई भी रोग हो, हड्डियों के रोग में इस्तेमाल करी जाती है। C5 है, बॉडी में हीट हो, मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया हो, एंटीबायोटिक की प्रॉब्लम हो, मसल्स की प्रॉब्लम हो, C5 का इस्तेमाल किया जाता है। C6 किडनी के स्ट्रक्चर पे काम करती है। C10 जो है वो मेटाबॉलिक सिस्टम पे काम करती है। देखिए वहाँ डाइजेस्टिव था, यहाँ मेटाबॉलिक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंतर बदल गया है। वो सिर्फ पेट के ऊपर काम करती है, खाना पचाने पे काम करती है, ये खाने को आत्मसात करने में मदद करती है। C13 है, थ्रोट के स्ट्रक्चर पे काम करती है। C15 है, डाइजेस्टिव ऑर्गन और स्ट्रक्चर पे काम करती है। C17 है, किडनी स्ट्रक्चर पे काम करती है। और लास्ट जो है वो वेन 1 है, डीजनरेटिव डिसीजेज पे काम करती है। ये टोटल हमारी 38 रेमेडीज़ हैं, 32 रेमेडीज़ हैं। इसके बाद हमारी ये मुख्य दवाएं आ गई। W यूनिवर्सल है, नर्व्स और माइंड रिलैक्सेशन पे काम करती है। RE मसल्स रिलैक्स करती है, हॉट होती है, गर्म होती है तासीर में। Y बॉडी हीट को रिमूव करती है, क्रैम्प्स को ख़त्म करती है। BE कूल और सूदिंग होती है, मसल्स नर्व को टाइटनिंग देती है। GE वाउंड्स और कट्स के लिए है। APP फेस के लिए वाटर है। सलास कॉन्स्टिपेशन पे काम करती है और सिंथेसिस जो है वो सप्लीमेंट है। यानी किसी व्यक्ति में अगर किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउन हो गई है, बॉडी में सप्लीमेंट्स कम हो रहे हैं, एनर्जी डाउन हो रही है, तो सिंथेसिस नाम की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 दवाइयाँ एक्स्ट्रा हैं, इन दोनों को जब आप इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल आपकी 39 दवाइयाँ बनेंगी। सलास कॉन्स्टिपेशन पे काम करेगी और सिंथेसिस सप्लीमेंट में।
अब इन कंपोजिशन से हम लोग अपनी दवाओं का निर्माण करते हैं और उस दवा का इफ़ेक्ट है वो रिसर्च के बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ पेन गो का। इसका एक्सपेरिमेंट हमने कल किया था। जिन जिन के टांगों में दर्द था, कमर में दर्द था, ये लगाई थी। ये एक पेन किलर की तरह काम करती है। एमरजेंसी केसेस में इस दवा को पिया भी जा सकता है। मान लीजिए आपको मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपने दवा लगाई, लगाने से आपको 10, 20, 30, 40% आराम मिला, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो इसी की 2 बांदें गुनगुने पानी में आप डालिए, उस पानी को पी लीजिए। ऐसा करने के विदिन 2-3 मिनट्स आपको लगभग 70% आराम आ जाएगा। और अगर इमरजेंसी नहीं है तो इसे ना पिएं, क्योंकि इसमें आरी डली हुई है। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है F2WERE। F2 क्या करेगी? आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेगी, बॉडी के अंदर धारा प्रवाहित जो बंद हो गई है जिसके कारण दर्द हो रहा है उसको शांत करेगी। WE आपके नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क को शांत करती है और नींद लाने वाली अवस्था में लाती है, जिससे पीड़ा कुछ कम हो जाती है और अगर आप सो जाते हैं तो पीड़ा में बहुत आराम आ जाता है। और आरी क्या करेगी? मांसपेशियों को खोल देगी, जिससे दर्द निकल जाता है। रिजल्ट बताने की ज़रूरत तो नहीं है, इसका कल ट्राई किया हुआ था। मसल्स में कहीं भी मसल्स पेन हो लगा, कहीं पे भी मसल पेन हो रहा हो, आप इसे लगाएंगे, दर्द गायब हो जाएगा। सिर में दर्द हो, अगर बोन में हो रहा है तो उसके लिए डिफरेंट है। हाँ, उसके लिए डिफरेंस होगी, क्योंकि इसमें C4 नहीं है ना। अगर इसमें C4 डाल देंगे तो बोन पे काम करेगी, पर वो इस कॉम्बिनेशन के साथ मैच नहीं करेगा, तो उसको अलग से बनाया जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको किसी भी तरीके का मसल स्पैम हो, क्रैम्प आते हो, आपकी बॉडी में कोई पेन हो जो जाता ना हो, मात्र 2 बूंदें दिन में 4 बार 5 बार इसकी पी लीजिए, दर्द निकाल देगी। लगा दीजिए, इंस्टेंट ही दर्द चला जाएगा। ठीक है। ऑर्थराइटिक पेन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं पीने के, पर मैं इसको पानी में लगाना नॉर्मल पानी में, पर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अभी आप फिलहाल जब तक लगा के ही काम लें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस हो तो रिकमेंडेशन के बाद पिए, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जीज डली हुई हैं, तो इसलिए मैं पीने के लिए नहीं बोलूँगा, पिलाने के लिए नहीं बोलूँगा। लेकिन इमरजेंसी केसेस में जो हम सेंटर खोलेंगे उनको बताएंगे कि इमरजेंसी केसेस में ये पिलानी भी है। सर्दी वगैरह हो, वगैरह हो तो लगा दो उसको। हाँ पानी में डाइल्यूट करके जी। इस दवाई की जो कॉस्ट है वो है 1450 रुपये की शीशी है ये 100 ml की। जब आप इसे हमारी कंपनी से लेंगे नेटवर्किंग के थ्रू, तो ये शीशी आपको 975 रुपये की पड़ेगी, और इस एक शीशी से आप 1 लीटर दवा तैयार करेंगे, तो कोई महंगी नहीं है ये दवा। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें पूरी बोतल पलट दीजिए, हिलाइए, आपकी दवा तैयार। अब वो पानी आप जिसको पिलाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, 1-1 चम्मच उसमें से यूज़ करते जाइए। अगली दवा है बायो कंप्रेस, जो आपने पूछा था जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि केवल पेन को लगाने से आराम नहीं मिलता, तब हम आधे घंटे बाद इस दवा का प्रयोग करते हैं। ये लगाने के बाद बहुत अच्छा आराम आ जाता है। फिर इसको भी पी सकते हैं? इसको नहीं पिया जाएगा, ये सिर्फ लगाने ये सिर्फ लगाने के लिए। जैसे घुटने वगैरह, हाँ, कमर ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, उससे स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इसके अंदर आपका डले हुए हैं